मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बहुत सिंपल से ये दोनों टर्म है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी के एक्सचेंज को समझने के लिए। ठीक है, सिस्टम क्या हो गया, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है, इसमें दो रेक्टेंगल दिख रहा है अपन को, तो ये हो गया अंदर वाला जो है, ये क्या हो गया, सिस्टम। ठीक है, और ये जो बाहर का एरिया है इसका पूरा वो गया सराउंडिंग। ठीक, तो ये हो गया आपका सराउंडिंग और ये हो गई उसकी एक बाउंड्री। ठीक, अब इसको और सिंपल तरीके से आप कैसे समझ सकते हो कि मान लो आपकी बॉडी है। ठीक, आपकी बॉडी हो गई क्या, सिस्टम, और आपकी बॉडी के बाहर का जो एरिया, जो भी इन्वायरमेंट है, उसको हमने क्या कह दिया, सराउंडिंग। और जो स्किन है, आपकी लेयर है, वो क्या हो गई, बाउंड्री हो गई सिस्टम और सराउंडिंग के। तो सिस्टम और सराउंडिंग में एक्चुअली में होती क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ये जो हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ना है आपको सिस्टम में और सराउंडिंग में। आप तो एनर्जी इज मेनली एक्सचेंज एज हीट एंड वर्क बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनर्जी जो है मेनली किस फॉर्म में एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है हीट और वर्क के फॉर्म में। कहाँ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। एक सिंपल सी चीज हमको ये पता है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, आपस में रिलेटेड है। ठीक है, किस टर्म में रिलेटेड है, एनर्जी के एक्सचेंज के टर्म में रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ये सिस्टम है, ठीक, ये पूरा सिस्टम है, अगर यहाँ सिस्टम में हीट या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ रिलीज करने लगता है। कौन, सिस्टम। ठीक है, वो क्या करने लगता है, सराउंडिंग में भेजने लगता है। और अगर सराउंडिंग में बहुत ज्यादा होने लगती है तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि दोनों का ही जो टेम्परेचर है, ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, दोनों अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब आप इस चीज में समझेंगे। तो दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का अंदर सिस्टम में, ऐसा नहीं कि सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है और सराउंडिंग का बहुत ही कूल है, तो ऐसा कंडीशन होता नहीं है। कभी भी अपने साथ भी आप देखे हो क्या होता है, अक्सर ठंड हो गर्मी हो, बॉडी अपने आप को उस अनुसार क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। कैसे, एनर्जी का एक्सचेंज करके। और सिंपल एग्जांपल आप लोगे, आप चाय लेते हो कप में, ठीक है, आप चाय लेते हो जब तो गर्म रहती है। ठीक, अब आप बोलोगे ठंडी ले ली मैंने, तो ठीक है, अगर आप ठंडी लिए तो वो भी उसका भी एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। तो अगर हमने एक चाय ली है जो कि जनरली हम गर्म पीते हैं, तो क्या होता है, कुछ देर बाद आप देखते हो वो ठंडी हो जाती। क्यों, क्योंकि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को क्या करती है, मेंटेन कर लेती है। आप ये बोल, जैसे जैसी सराउंडिंग है वैसा वो भी हो जाती है। ठीक, और वही चीज अगर कोल्ड ड्रिंक की केस में आप देखोगे कि जब आप कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक अपन लेते हैं ग्लास में, तो कुछ देर बाद उसका जो टेम्परेचर है वो जैसे बाहर का टेम्परेचर है वैसे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो यही सिस्टम और सराउंडिंग में क्या चलता है, क्या चलता है, एनर्जी का एक्सचेंज। किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और किस फॉर्म में रहता है ये, हीट और वर्क के फॉर्म में। ये जो बार बार टर्म मैं बोल रही हूँ, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, इसी को हम हीट कहते हैं। ठीक है, सो द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच टेक्स प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज हीट। तो जो ये हीट टर्म आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, किसके रूप में, किसके फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ठीक है, अभी मैं जैसे आपको बोला, अगर अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और बाहर का बहुत ठंडा है, तो बॉडी उस टाइप से अपने आप को क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी। अब एक बात सोचो, आप बहुत गरम गरम चाय पीते हो, तो क्या वो आपके अंदर जाते जाते वो गर्म ही रहती है, धुएं निकलते रहते हैं? नहीं, अगर ऐसा होता तो आप बचते नहीं। तो वो क्या करता है, जब आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही जाना शुरू होता है, उसको बॉडी क्या करता है, उसके टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर के अनुसार क्या करता है, मेंटेन करने लगता है। ठीक है, उसी के हिसाब का ले आता है। ये सिस्टम और सराउंडिंग की कहानी। तो जैसे ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक, अब इसमें मान लो हीट जाए जा रही है सिस्टम के अंदर, बहुत हीट हो गई। ठीक, ये क्या हो रही है, हीट जा रही है। यारो आपको क्या शो कर रहा है कि हीट जा रही है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, डिस्टर्ब हो गया सिस्टम, अब उसको क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। कहाँ, सराउंडिंग में। तो पहले क्या हुआ, हीट सराउंडिंग से सिस्टम में गई, अब सिस्टम से कहाँ निकल गई, सराउंडिंग में निकल गई। यही प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है, अगर ये प्रोसीजर नहीं चलेगा तो बैलेंस नहीं रहेगा। तो बैलेंस बना के रखने के लिए ये सिस्टम पूरा। अब हीट जिसकी हम बात कर रहे थे बार बार कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है टेम्परेचर के टर्म में, उसे हम हीट कहते हैं। तो हीट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है
और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब हीट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि इफ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, अगर हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, मतलब ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे एरो बना है, ये एरो क्या शो कर रहा है कि बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में, तो वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। अगर जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, मतलब ये सिस्टम है, सिस्टम से बाहर की तरफ एरो निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। इफ हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग देन इट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। तो हीट की वैल्यू दो टर्म में अपन लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब, जब सराउंडिंग से मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाए तो पॉजिटिव, और जब अंदर से बाहर की तरफ आए तो नेगेटिव, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में। अब वर्क क्या है आपका, देखो छोटे छोटे टर्म अपन लेके आ रहे हैं, बहुत सारे एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज होने वाले हैं और इन पे बेस्ड डेफिनेशन तो कभी भी नहीं आएगा, इसको समझना है अच्छी तरीके से और इस पे बेस्ड न्यूमेरिक। अभी अपन ने क्या बोला था कि जो एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है और वर्क के फॉर्म में हो सकती है। तो हीट के फॉर्म में हमने देख लिया, ठीक है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अब वर्क के फॉर्म में अगर हम देखें तो वर्क किस फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब कि जब भी आप कोई एक आयनिक कंपाउंड उसमें सोल्यूशन में डालते हो, एक सोल्यूशन में, तो क्या होते हैं, आयंस मूव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। जब आयंस मूव होंगे तो अपना काम शुरू करेंगे, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, इलेक्ट्रॉन आयंस बोलना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलना चाहिए, आयंस बोलना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। दूसरा होता है मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल नाम से समझ में आ रहा है हमको क्या क्या इसमें टर्म आएंगे। जब भी मैकेनिकल वर्क आए आपके दिमाग में आना चाहिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। मतलब कि वर्क जो है किसकी मदद से होगा, प्रेशर वॉल्यूम की मदद से, ठीक है। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज हो जाता है, जो डेल्टा भी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। नाउ चेंज इन वॉल्यूम इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। क्या है ये एक्चुअली मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क है चेंज इन वॉल्यूम इन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब वॉल्यूम में आप क्या देखोगे, चेंज देखोगे, बदलाव देखोगे। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे, बाहर से अगर आप प्रेशर लगाते हो और आप ये देखते हो कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। Whenever external pressure is applied and if you see the change in volume then it is considered to be mechanical work। उसमें बहुत सारे आप जब बुक में पढ़ोगे तो आएगा कि dl डिस्टेंस से मूव हुआ, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दुनिया भर का, ठीक है। अपन सीधे मुद्दे पे पॉइंट पे आते हैं। ये जो चेंज है वॉल्यूम का, ये दो तरीके से हो सकता है मैकेनिकल वर्क के अंदर। एक तो हो सकता है एक्सपेंशन, एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपैंड होने का मतलब ही होता है फूल जाना, फैल जाना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो जाना होता है सिकुड़ जाना, ठीक है। ओके, सो एक्सपेंशन मतलब वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन की हम बात करें, जब फैला हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो उस समय क्या होगा, और जब वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन है तो उस वक्त क्या होगा, ठीक है। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन जब भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। W इज इक्वल्स टू P del V। मैं यहाँ पर डेरिवेशन आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हमको डेरिवेशन नहीं आना है और डेरिवेशन को आपको यहाँ पे डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, आप सीधा साधा समझ लो। हाँ, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। ये अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कहीं पर निकालने को आया कुछ और दे दिया न्यूमेरिकल में तो आपको नहीं बनेगा। तो जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ो और जो एक एक टर्म आते जाए, ये एक अल्फाबेट को देख रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि प्रेशर क्या है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फिर हमने क्या ले लिया, डेल वी, क्योंकि हम अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं। मैकेनिकल वर्क क्या है, चेंज इन वॉल्यूम when the external pressure is applied, ठीक है। तो W is equals to minus P del V हो जाएगा एक्सपेंशन के लिए। और दूसरी चीज, अगर ये चीज न्यूमेरिकल में आती तो मैं कैसे समझूं कि वर्क डन माइनस P del V लेना है, वो लिखा रहेगा वर्क डन बाय द सिस्टम इन एक्सपेंशन इज नेगेटिव, ठीक है। बाय द सिस्टम अगर लिखा है तो क्या आपको नेगेटिव लेना है, और वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है कॉन्ट्रैक्शन के टर्म में। अब यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर ऑन द सिस्टम होता है तो वैल्यू होगी पॉजिटिव। जो भी बातें मैं आपको बोल रही हूँ, ये बातें अभी आपको उतनी तरीके से नहीं समझ में आएंगी जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे, ठीक है। डेली रूटीन में अगर समझोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम सराउंडिंग बोल रहे हैं, एनर्जी का एक्सचेंज बोल रहे हैं,
वो एक्चुअली में क्या चीज है। नाउ वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब तक तो हमने वर्क डन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन की बात की है, ठीक है, लेकिन जो वर्क डन है अभी यहाँ पे एक्सपेंशन भी है, दूसरी कंडीशन क्या है, आइडियल गैस की कंडीशन, ठीक है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अगर ये कंडीशन कहीं पर भी हमें दिखती है, आपको दिखती है, बुक में देखोगे तो उसका डेरिवेशन दिया है, रिफ्रेशन में भी डेरिवेशन दिया है, ठीक है। तो डेरिवेशन को आप बिल्कुल, मैं ये नहीं बोलूंगी फोकस नहीं करो, बिल्कुल डेरिवेशन को भी देखो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस है क्या। आइडियल गैस हमेशा हम क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप, आधी वैल्यू दी रहेगी, आधी वैल्यू नहीं दी रहेगी, P दिया है तो V नहीं दिया है, V दिया है तो P नहीं दिया है, ये एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप एक दूसरे को उससे कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। जैसे PV इज इक्वल्स टू nRT से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अपन प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कि आप डेल V भी निकाल सकते हो, आप V1 भी निकाल सकते हो, आप V2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा V भी निकाल सकते हैं, V1 V2 भी निकाल सकते हो, सेम कंडीशन प्रेशर के लिए है, ठीक है। ओके, ये तो अपन ने बोले कि PV इज इक्वल टू nRT को इन टर्म्स में अपन यूज कर सकते हैं, ये वाले टर्म्स में, ठीक है, अगर ऐसा निकालना अपन को। अब होता क्या है, वर्क डन आइडियल गैस की कंडीशन में अगर हमको निकालना हो तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ठीक है, लॉग की वैल्यू दी रहेगी। अगर हम P1 अपॉन P2 नहीं लिखते हैं तो माइनस साइन हट जाएगा, W इज इक्वल्स टू 2.303 nRT log P2 अपॉन P1। R हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। मैंने आपको जब न्यूमेरिकल समझाया आगे करना ही है, नहीं होगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, मार्क्स काटेंगे बस। अब आओ आप यूनिट्स पे कि हीट ऑफ वर्क की यूनिट क्या होती है। SI यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क इज जूल एंड बिगर यूनिट इज किलोजूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हीट ऑफ वर्क की यूनिट होती है जूल। पहले जो पुराने जमाने की यूनिट थी, पुराने जमाने नहीं, पुरानी यूनिट बोलना चाहिए, वो अर्ग थी, ERG जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या यूज करते हैं हम, जूल, किलो जूल। तो 1 जूल में कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग्स होता है, पुरानी यूनिट है। और 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.184 जूल। ये लिखने का तात्पर्य क्या है, ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि क्योंकि कभी कभी अभी हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल, उसमें आप देखोगे कि आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अब मान लो हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, आखिरी में वर्क जो है वो लीटर में आ रहा है, ठीक है, या आखिरी में जो वर्क है आपका किसी भी फॉर्म में आ रहा है, तो क्या करोगे, उसको छोड़ोगे तो नहीं। आपको पता है कि वर्क की यूनिट है क्या, जूल और किलो जूल है, तो कुछ भी हो आपको उसको जूल में और किलो जूल में लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा था, सिस्टम सराउंडिंग और जो भी फॉर्मूले आए हीट वर्क के, उसके पे बेस्ड न्यूमेरिकल अब अपन करते हैं। क्वेश्चन है, अ सिलेंडर कंटेन 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट 270 डिग्री C ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल, all the gas escaped into the atmosphere and the cylinder got empty. So if the atmosphere pressure is 1.0 atmosphere, calculate the work done by gas. ठीक है, calculate the work done by the gas. So सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन पढ़ के आखिरी वाले पे चले जाओ, क्या दिया है, calculate the work done by the gas। ठीक, क्या निकालना है, जो निकालना है उसे सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं, जब भी बोलता है तो हमें कौन सा फॉर्मूले लगाना है, हमें लगाना है W इज इक्वल्स टू, क्या बताई थी मैंने, माइनस P del V, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हमको कैलकुलेट करना है, हमको पता है, अभी हमको कुछ नहीं पता है कि क्या होता है। अब हम क्या कर लें, हम लिख लें सारे गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, अ सिलेंडर, तो हम अब लिख लें क्या, गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या दिया हमको, सबसे पहला तो हम लिख लें कि हमको वॉल्यूम दिया है, 5 लीटर सिलेंडर कंटेंट, मतलब कि क्या दिया आपको, वॉल्यूम दिया है। V इनिशियल लिख लो या V1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे हैं V1, ठीक। तो V1 की वैल्यू हो गई कितनी, V1 की वैल्यू दी है 5 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया टेम्परेचर। और क्या गिवन कंडीशन है हमको, अच्छा, अब क्योंकि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, केल्विन में। तो क्या करेंगे, 273K को ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो गया। और गिवन कंडीशन क्या है, और दिया है स्मॉल n। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो
तो दिया है 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10 MOLES मोल्स, ठीक है, 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया है प्रेशर, प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना दिया है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये हमने लिख लिया 1 एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर। आर आपको मैंने बोला था अभी कि जब अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे तो जो आर है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा 0.0821 लीटर के इनवर्स, ठीक है, और मोल। ओके, सारी गिवन कंडीशन हो गई। अब आप एक चीज़ देखो कि V1 दिया है, T दिया है, N दिया है, प्रेशर दिया है, R दे दिया है हमको, ठीक है। हमें निकालना वर्क डन बाय द गैस W इज टू माइनस पी डेल वी, हमें डेल V निकालना है। तो डेल V के लिए हमको V1 V2 दोनों चाहिए, तो V1 दिया है, V2 नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है V2। मैंने आपको क्या बोला था कि कौन सा फॉर्मूला आइडियल गैस का जो है PV इज टू NRT वाला जो फॉर्मूला है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो V इज इक्वल्स टू आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लेंगे, V इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला, NRT, ठीक, अपॉन P, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे, NRT अपॉन P वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये अगर आपको कोई कन्फ्यूजन दे रहा है तो मैं इसे यहाँ पर, ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं 10 मोल, ठीक, इनटू 0.0821, ठीक, यूनिट लिखते हुए चलना है अपन को ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। लीटर ATM के इन्वर्स, इन्वर्स में लिख रही हूँ, और मोल इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या लिख दें, अपन लिख दें के इन्वर्स मोल इन्वर्स, तो ये वैल्यू है यहाँ पर के इन्वर्स, और ये भी क्या है, मोल इन्वर्स, ठीक है, हो गया। अब इनटू क्या बच गया हमारे पास, अपने n की वैल्यू लिख दिए, r की वैल्यू लिख दिए, टेम्परेचर कितना है 300 है, तो 300 भी लिख दो, 300 क्या है, केल्विन, ठीक। ये सारी वैल्यू पुट किया हमने अपॉन। अब सबसे पहले तो इसको कैंसिल करना शुरू करो, देखो ये एक जो मोल है, ठीक है, मोल देखो कहाँ कहाँ पर, ये मोल और ये मोल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्स में है और ये इन्वर्स में नहीं है, मतलब कि ये इसके अपॉन में है, तभी अपन इन्वर्स में लिखते हैं, ठीक है। ये के इन्वर्स कैंसिल हुआ, ये के कैंसिल हो गया, हो गया, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल हुआ, ये ATM कैंसिल हुआ, ये ATM कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास, ठीक, ये यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास V2, V1 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, हमने कैलकुलेट कर लिए हैं V2, कैलकुलेट कर लिए हैं, V2 कितना आ गया हमारा 246.3L, ठीक है, ये हमारा V2 आ गया। अब हमें क्या निकाल देना है, हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम। क्यों चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमको ये P डेल V कैलकुलेट करना है ना, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल V, अलग कलर से करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा V, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है। V2 कितना दिया है अभी निकाले अपन ने 246.3 माइनस 5 लीटर, ये दिया था 5.0 स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 में से 5 जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 241.3 241.3
लीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा डेल्टा वी। अब क्या करना है, डेल्टा वी आ गया तो सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर दो, फाइनल निकाल लो। फाइनल क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। प्रेशर दिया है, सब कुछ दिया है, फॉर्मूले में पुट कर दो। निकालना क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, यही कैलकुलेट करना है। सब कुछ दिया है भाई। इसको प्रेशर कितना है हमारा नहीं, इसका प्रेशर कितना प्रेशर है, हमारा प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, फट जाएगा ना। तो प्रेशर हो गया -1 ATM, 241.3 लीटर ATM। 1 से इंटू करते हैं तो जो है वही आता है ना, 1 का टेबल सबको आता है कि नहीं आता है। तो 241.3 लीटर ATM। अब देखो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है प्रॉब्लम, लीटर ATM में आंसर आ रहा है, वर्क निकालना है, किसमें चाहिए, जूल में चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से कहानी चेंज हो गई कि अब यहाँ से आपकी कहानी हो गई चेंज। कैसे चेंज हो गई कि ये बताना चाह रही हूँ मैं कि 1 लीटर में 101.3 जूल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हम क्या कर दें, इसका मतलब कि हम कुछ भी ना करें, इसका मतलब कि हम -241.3, ठीक, इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो भी आएगा वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, मान लो ये जब हमने इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको मल्टीप्लाई करने पे के बाद आएगा -2, 1 2 3 4, इतना जूल आएगा। ठीक है, हम इसको और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए। ये हो जाएगा -2.4 किलो जूल में कन्वर्ट होगा तो 24.3 बार और 4 आ जाएंगे। ठीक है, किलो जूल मीन्स 1000 की बात हो रही, किलो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, कितना आ जाएगा, -24.444 जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 373 K वेपराइज अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर, अज्यूम आइडल गैस बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहले तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या है, गिवन दिया है n इज इक्वल्स टू 2 मोल दिया है n, प्रेशर दिया है आपका, प्रेशर मतलब कि P1 दिया है आपका, इसको मैं लिख दूँ P इनिशियल। ठीक है, रहने दो, P इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁵ K इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, 10⁵ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 10 के पावर में 5 है। ठीक है, 5 है ये यहाँ पर 5। ठीक, सब लिखा हुआ है, के इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, सारी गिवन कंडीशन लिख दी हमने। अब हम आते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल वर्क डन इन एक्सपेंशन। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303। ठीक है, अब इसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट कर देना अपन को, किस में, ये फॉर्मूला में, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मोल इंटू 8.314, इन्वर्स लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मोल इन्वर्स इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन लॉग
2303 into 2 mole into 8.314 joule K inverse upon 2.0 into 10⁵ दिया है न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो जब आप सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कुछ और मतलब कि 0.3010। ठीक है, ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ये हो गया कैंसिल। अब जो बचा है उसे मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ अपन को। 2.303 इंटू 2 मोल इंटू 8.313010। यहाँ पे हो गया आपका, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लिकेशन है, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये इन्वर्स मोल इन्वर्स। ठीक है, ओके। इसको जब हम कैलकुलेट कर देंगे तो लास्ट में जो हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, आप देख लेना, आपके पास कैलकुलेटर है ना, मल्टीप्लाई करके तो कितना आ रहा है। तो ये आंसर आएगा आपका -343435 जूल। यहाँ तक भी करेंगे आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किलो जूल में करेंगे 1000। ठीक है, तो ये जाएगा -1 2 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा 435 किलो जूल। ये भी बहुत इजी है, मैं इसका आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ आंसर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन 2.30 वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, -34। ठीक है, इसको फाइंड आउट करो आप, और बाकी जो अभी मैंने दोनों का आंसर लिखी हुई हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखो। अगर आपको नहीं बनता है तब आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, बाकी बहुत इजी, एक बार ट्राई करो। इजी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ, आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस